वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कारनामे। मैं हूँ आपका होस्ट खुरम। लास्ट एपिसोड पे आपको याद होगा कि हमने बात की थी इंटरनल कंबस्शन इंजन जिनमें पेट्रोल और डीजल आते हैं, उनकी फ्यूल इकोनॉमी के बारे में। इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे हाइब्रिड्स और ईवीज़ के इकोनॉमी फिगर्स के बारे में और क्या उनको पाकिस्तान में रखने का यूज़ केस बनता भी है या नहीं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेट्स डाइव इन एंड रैप अप। अच्छा, let's talk about hybrids now. ये अभी the economy figures that they provide are through the roof. कई दफ़ा जो टीएम करते हैं और they make a lot of sense at least for the short term. तो नाशिद, कितनी किस्म की हाइब्रिड्स इधर पाकिस्तान में कॉमनली पाई जाती हैं? हाइब्रिड्स मैं जनरली कैटेगराइज करूँगा। सीरीज़ हाइब्रिड होती है, पैरेलल हाइब्रिड होती है और एक सीरीज़ पैरेलल हाइब्रिड होती है। सीरीज़ हाइब्रिड ये होती है कि जिसमें जो इंजन होता है वो जनरेटर चलाता है और जनरेटर जो होता है वो बिजली बनाता है और बिजली जो होती है वो मोटर चलाती है, मोटर टायर चलाती है। पैरेलल हाइब्रिड ये होती है कि जिसमें इंजन भी टायर को चला सकता है और जो क्या कहते हैं मोटर भी उसको चला सकती है। जो बाकी मिक्सचर होता है वो इसका कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होता है। ये जनरल कैटेगराइजेशन है। इनमें एग्जांपल्स देंगे आपको? जो पाकिस्तान में प्रियस है या टोयोटा की सिनर्जी ड्राइव है, टोयोटा की अभी तक जितनी भी हाइब्रिड्स हैं वो सारी प्रियस, एक्वास, जिस पर हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव का लोगो लगा हुआ है ना वो। ठीक है। और जो सीरीज हाइब्रिड है वो निसान नोट, ठीक है, इसका इंजन इज बेसिकली अ जनरेटर। ठीक है। हाइब्रिड में ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होता है। हाइब्रिड में आगे वो इसको इस तरह ही देखते कितने लीटर में की, वो एनर्जी देखते हैं एंड दैट एनर्जी इज कंबाइंड कि बैटरी में एनर्जी और फ्यूल की एनर्जी, वो एनर्जी कितनी यूज। उन्होंने एनर्जी कंजम्पशन को मिनिमाइज़ करना होता है। अब वो किस तरह मिनिमाइज़ करते हैं? वो इंजन जो होता है ना वो एक अपनी सारी आरपीएम रेंज पे फ्यूल एफिशिएंट एक जैसा नहीं होता है, सही है। उसको डिज़ाइन जब किया जाता है तो वो एक सर्टन पे सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट। हाइब्रिड में क्योंकि आपने डीकपल कर दिया सॉर्ट ऑफ कि इंजन टायर से डायरेक्ट लिंक नहीं है इनडायरेक्टली, तो आप ये कर सकते हैं कि यार जब तो मेरी बैटरी में पावर है तो बैटरी से चला दो, और जब बैटरी में पावर नहीं है तो इंजन को चलाओ और इंजन को अपनी मोस्ट एफिशिएंट उसमें चलाओ, सही है। एक ये चीज़ हो जाती है। दूसरा, इसमें एनर्जी रिकवरी होती है। आपने ब्रेक दबाई, एनर्जी रिकवर हो गई, उसने जो रीजनरेटर ब्रेकिंग की और उसने बैटरी में एनर्जी डाल दी, वो एनर्जी आपने फिर से यूज़ कर। तो बेसिकली आप एनर्जी को वो कर रहे होते हैं। इसीलिए मैं अगर ये टोयोटा सिनर्जी ड्राइव में एक आजकल बड़ी अच्छी किस्म के ऐप्स हैं जो कि आपको सारी एनर्जी ट्रांसफ़र वगैरह बता रही होती है, तो उसमें अगर आप लॉक करें एंड में आके वो बता रहा होता है कितनी एनर्जी आपने यूज़ की इतने किलोमीटर चलने के लिए, राइट। अच्छा, अब हाइब्रिड के अंदर जो एक और चीज़ वो देखनी होती है वो ये होता है कि अब दो तरह की और कैटेगरीज हैं। एक होती है जिसमें बैटरी छोटी होती है, क्योंकि नॉर्मल हाइब्रिड है जिसमें चार्ज नहीं आप करते, तो और एक आजकल टर्म शुरू हुई है प्लग इन हाइब्रिड। माइल्ड हाइब्रिड कहते हैं इसको, छोटी बैटरी। माइल्ड हाइब्रिड को मैं बाद में आऊँगा। जो माइल्ड हाइब्रिड है वो एक बिल्कुल सेपरेट चीज़ है। जो प्लग इन हाइब्रिड है वो ये होती है कि उसमें सिमिलर टू एन इलेक्ट्रिक व्हीकल आप बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं। उसमें ये होता है गाड़ी 30, 40, 50 किलोमीटर सिर्फ बैटरी पे भी चल सकती है। जो नॉर्मल हाइब्रिड है उसमें शायद 1-1.5 किलोमीटर भी ना चले। ठीक है, सही है। अच्छा, अब आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी शुरू की है टोयोटा ने, वो नॉर्मल हाइब्रिड को सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड बोलते हैं कि जी वो बैटरी को खुद गाड़ी चलेगी तो चार्ज हो जाएगी। खैर ये सारी। अब साकिब भाई ने जो बात की माइल्ड हाइब्रिड, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये एक तरह का मार्केटिंग गिमिक है, सही है। मार्केटिंग गिमिक इस तरह है कि मैं या सारे जो कंसिडर किया जाता है कि हाइब्रिड वो गाड़ी है जो कि इंजन स्टार्ट हुए बगैर भी मोटर से आपकी गाड़ी को चला सके, चाहे स्लो स्पीड में चला सके चाहे कुछ चला सके। माइल्ड हाइब्रिड में ये नहीं होता। माइल्ड हाइब्रिड में क्या होता है? माइल्ड हाइब्रिड में छोटी सी बैटरी सीट के नीचे कहीं लगी होती है। उसमें ये होता है कि जो इको आइडल वाला कॉन्सेप्ट होता है ना कि गाड़ी सिग्नल बंद हो जाएगी, वो उसमें थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। ठीक है। ये उसमें जब आप गाड़ी कोस्ट कर रही होती है बिल्कुल ब्रेक दबाने से पहले भी, उस वक्त ब्रेक दबाते हैं जब भी कुछ, उस वक्त वो जो उसमें एक
जनरेटर ही होता है जिसको इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर भी बोलते हैं, किसी में वो होता है, किसी में छोटा जनरेटर होता है, वो उससे एनर्जी थोड़ी सी लेके वापस डाल देते हैं, और जनरेटर ही होता है ना वो थोड़ी सी 1-2 हॉर्स पावर आपको चलते वक्त भी देता है, लेकिन व्हेनेवर द कार हैज़ टू मूव द इंजन हैज़ टू बी स्टार्टेड। ठीक है, वो माइल्ड हाइब्रिड। मतलब खड़ी गाड़ी में एसी चला देगा तो इकोनॉमी तो दे देगा ना। माइल्ड हाइब्रिड खड़ी गाड़ी में एसी नहीं चला सकता। माइल्ड हाइब्रिड में जो कंप्रेसर होता है वो आपका चलता है इंजन से। ठीक है, जनरली जो मार्केट में अवेलेबल है, जो हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं जिनमें प्रॉपर हाइब्रिड वाली होती है, चाहे वो प्लग इन होगी या दूसरी होगी, उसमें जो आपका कंप्रेसर होता है वो इंजन से चलने की बजाय वो आपका इलेक्ट्रिकली चल रहा होता है, जिसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे जैसे इलाकों में होता है जहाँ गाड़ी का एसी चला के बैठे होते हैं। उसमें ये आप देखें, आपने नॉर्मल गाड़ी है, आप एसी चलाया, जितनी देर एसी चलेगा आपका इंजन स्टार्ट रहेगा। हाइब्रिड में मैंने जो थोड़ा सा कैलकुलेट किया तकरीबन 30-70 है, तकरीबन शायद इससे भी कम, 25-30 कर लेते हैं, 30 करते हैं, यानी 30% ऑफ द टाइम इंजन स्टार्ट करेगा, वो आपका कंप्रेसर भी चला रहा होगा और वो आपकी बैटरी भी चार्ज हो जाएगा। फिर 70% ऑफ द टाइम इंजन बंद रहेगा, जो कंप्रेसर है वो आपकी बैटरी से चल रहा होगा। ठीक है, तो जो एसी के साथ उनकी इकोनॉमी को कम फ़र्क पड़ता है। ठीक है। अच्छा, ये जो निसान नोट की आपने बात की और टोयोटा की बात की, जो होंडा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो इनसे डिफरेंट है या वो सिमिलर है? क्योंकि मैंने देखा है कि सिस्क लिखते थे होंडा, वो होंडा की ना, टोयोटा हमेशा से टोयोटा सिनर्जी ड्राइव लिखता है। इनकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना हाइब्रिड का, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आजकल शायद 5th जनरेशन में कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल एक ही है। होंडा ने एक्सपेरिमेंट किया है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, होंडा इस वक्त 3rd लेवल पे है, अभी 3rd जन पे। जो पहली थी वो जिन्होंने कहा आई एम इंटीग्रेटेड मोटर असिस्ट टाइप चीज़ होती थी, वो बेसिकली माइल्ड ही था, वो इंजन स्टार्ट ही होता था जब भी गाड़ी को चलनी होती थी, लेकिन उस ज़माने में वो हाइब्रिड के अंदर आता था तो उसमें ड्यूटी का टैक्स मिले थे। फिर ये आए थे जो आपकी नॉर्मली डीजल, फेंट, जेड, ये वाली गाड़ियाँ, इनमें ये इंजन होता था, साथ एक डुअल क्लच ट्रांसमिशन होती थी, उसमें मोटर्स होती थी। ये होता था पैरेलल हाइब्रिड, इसमें आप जिस तरह टोयोटा किया, लेकिन जो ट्रांसमिशन वाला कॉन्सेप्ट फ़र्क होता था, लेकिन इसमें इन मोटर जो होती थी वो टायर भी चला सकती थी, और जो मोटर होती थी वो इंजन भी होता था, वो टायर चला सकता था। अब जो 3rd जनरेशन में आए हैं उसको वो ये बोलते हैं, मुझे नाम उसका भूल रहा है, आप लोग पर डाल देंगे, EHV करके कुछ इस तरह कर बोलते हैं। ऐसे जो अब लेटेस्ट जनरेशन जैज़, लेटेस्ट जनरेशन वीज़र और इसमें आया है, वो एक बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट है। उसमें है वो पैरेलल, लेकिन उसमें ट्रांसमिशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो एज अ प्रिंसिपल, जैसे कंबस्टन इंजन सारे एक जैसे होते हैं ना, हाइब्रिड एक जैसे नहीं होते, वो हर मैन्युफैक्चर अपना ही जो उसको समझ लगती है वो बना रहा है। ठीक है, ठीक है। और ये लेकिन जितनी हाइब्रिड्स बनी हैं ये सब के सब फ्यूल इकोनॉमी को जहन में लेके बनी है, या कुछ हाइब्रिड्स जो है वो परफॉर्मेंस के लिए भी बनी है? अभी तक जितनी हाइब्रिड्स है वो फ्यूल इकोनॉमी को लेकिन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द सुपर कार्स जो पोर्शन एंड वॉक्सवैगन जो हाइब्रिड बनाते हैं वो परफॉर्मेंस के लिए भी बनाते हैं। मेरा अपना ख्याल है वो बेसिकली तो हाइब्रिड होती हैं, उनकी फ्यूल इकोनॉमी बेहतर होती है, लेकिन क्योंकि उनमें अब पावर भी इलेक्ट्रिक असिस्ट की वजह से, क्योंकि लेकिन उसमें ये एंगल होता है कि दिस कार हैज़ टू गो फास्ट। जो प्रियस बनाते हुए जो इंजीनियर होगा उसके जो पैरामीटर्स होंगे और वो उसके पैरामीटर्स होंगे, तो वो यू कैन से कि फास्ट हाइब्रिड भी होती हैं। अब आप बोलने के मेरा आप ये पकड़ेंगे तो वो तो बनाती है इसी ऐसे बनती है। देयर आल्सो हाइब्रिड वेपन्स। ये जो नई आपकी बुगाटी आई है जिसने शेरॉन को रिप्लेस किया, मुझे उसका नाम भी नहीं पता, सही तरह प्रोनाउंस नहीं कर सकता, वो भी हाइब्रिड, वो कोटोजरोन टाइप था तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो हम हाइब्रिड के अंदर कोई कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं इनको चलाने में, जिसकी वजह से ये हमें उतनी अच्छी इकॉनमी नहीं दे पाती? ग्रेट फिगर्स वैसे भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कोई ऐसी गलतियां हैं जो कि हम करते हैं, बड़े बड़े मज़ेदार गलतियां हैं। मैं जनरली ये कहूँगा कि जो सारी चीज़ें वैलिड हैं दूसरी गाड़ी की इकॉनमी लेने के लिए, वो हाइब्रिड के लिए भी वैलिड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइब्रिड को चलाना और नॉन हाइब्रिड को चलाना एक सिमिलर। देखिए, एक आम बंदे को ना ये गाड़ी आपकी सर्विस देनी चाहिए, आपको गाड़ी को सर्विस नहीं करना चाहिए। यानी आम बंदा ये ना सोचे अच्छा मैंने पहले नॉन हाइब्रिड चलाना सीखी थी, मैं हाइब्रिड चलाना सीखूंगा। उसके लिए जो यूज़ केस होना चाहिए वो बिल्कुल वो होना चाहिए 90% लोगों के लिए कि उसको पता भी नहीं चलना चाहिए फ़र्क है। ठीक है, एक कामयाब हाइब्रिड की निशानी। एग्जैक्टली, उसको नहीं कंसर्न होना चाहिए, उसने A to B जाना है, उसने ये नहीं देखा कि अब मैं इसको इस तरह चलाऊँगा, अब मैं इसको इस तरह चलाऊँगा।
जो पाकिस्तान में एक हाइब्रिड का इशू आता है ना, वो ये होता है कि बैटरी पैक्स होते हैं, बैटरी पैक्स के कूलिंग के लिए फैंस होते हैं, उनकी एक अलग फ़िल्टर होता है, कहीं पहले नहीं आता था, अब तो इसमें आता है। तो वो जो फ़ैन के अंदर हमारा डस्टी इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा, तो वो हम उसको साफ़ नहीं करते, तो बैटरी ओवर टाइम अंदर से चौक हो जाती है, जिसकी वजह से कूल नहीं। तो आपके पास एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, इसकी अलग से मेंटेनेंस है। ठीक है, तो ठीक है। शुरू में बहरहाल हमने तजर्बे में ये भी देखा हुआ है कि पाकिस्तान में रवाज है कि गाड़ियों में ना मैटिंग कर इनके पीस लेके ना तो पूरा फ्लोर के कारपेट के ऊपर लगा देते हैं। तो शुरू में तो ये होता था कि जहाँ से वो डक्ट है ना जिसमें उसमें हवा खींचनी है बैटरी ने अपने ब्रीदिंग के लिए, तो वहाँ पर बैठ आ जाता होता। तो इस तरह के फेलियर भी हुए। तो बैटरी टेम्परेचर से ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ये नाशिद इसको मज़ीद बता सकता है कि इसका जो ऑप्टिमम वर्किंग कंडीशंस इस बैटरी की क्या होती हैं, वो कैसे इंश्योर करनी होती हैं, और मिट्टी से अगर चली गई है तो कैसे बचाना है उसको। अब ऐसे फिल्टर्स लगा के भेजे जाते हैं, मुझे पता है। ठीक है। अच्छा, फिल्टर्स बहुत बड़ी जगह पे होते हैं क्योंकि वो बैटरी ऐसी होती है। अब टोयोटा सिएंटा है, उसका जो फिल्टर है वो पैसेंजर सीट के नीचे है, जहाँ सबसे ज़्यादा मिट्टी होती है। तो अब वो क्योंकि वो बैटरी ही नीचे है, वो सब कुछ कर तो सकते नहीं हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में एक और चीज़ जहाँ पे आपने बात की ना कि ये ड्राइविंग डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन यूज़ केस मेरे ख्याल में डिफरेंट हो सकता है। आप जिस तरह जो हाइब्रिड गाड़ी है, आपके लिए वो यूज़ केस उस वक्त बनाएगी जिस टाइम पे आपकी मेजॉरिटी ऑफ ड्राइविंग इज़ इन द सिटी। अगर आप मेजरली हाईवे के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं तो जी बिल्कुल ये बात ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आप महीने में को 5,000 किलोमीटर चलते हैं ना, तो फिर उसकी मुझे लगता है कि सेंस बनती है, क्योंकि ओवरऑल ओनरशिप कॉस्ट ज़्यादा होती है। अच्छा, यही मैं पूछना चाह रहा था कि क्या इसकी कुछ आपके पास एक बड़ी कंपोनेंट है जिसको आपने मेंटेन कर, which is if it goes wrong तो बिल काफ़ी ज़्यादा, which is going to fade after certain kilometer, क्योंकि बैटरी है और वो जनरली तौर पे इंजन से कम ही होता है, यानी इंजन से पहले फेल होता है हमारे। जो आपने बात की ना हाईवे की, बाय द प्रिंसिपल इट इज वाई हाइब्रिड किस तरह, जैसे मैंने कहा कि वो किस तरह चलती है। शहर में सिंगल पे खड़े हुए इंजन मत कर दिया उसने, सही है, वो एसी बैटरी पे चला रही है, आपने थ्रोटल से पाँव उठाया, ब्रेक के बारे उसने एनर्जी रिकवर कर ली, सही है। आप बहुत स्टार्ट एंड गो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रिक मोटर भी आपको चला दिया, आप इधर सारी आप पेट्रोल बचा रहे हैं हम ना, तो अपने हाइपर बाइलिंग खुद कर रही होती है। हाईवे पे आप ये नहीं करते। आफ्टर यानी सर्टन जो हाइब्रिड्स होती है इनको पेट्रोल इंजन पे शिफ्ट होना पड़ता है। आप मोटरवे पे जाएँ, आप इसके नई जो एक्वास वगैरह इनमें आप परसेंटेज लिखा होता है कि कितने परसेंट आप EV ड्राइव किया। अगर मैं शहर में ड्राइव कर रहा हूँ तो आई कैन गो एज हाईएस्ट 50 to 53% ऑन EV, और मतलब और का एक ट्रिप मारे तो वो 1 to 2% होता है, वो भी ठोकर से आगे या इधर से पहने वाली चीज़। तो एक अच्छी मतलब रीजन मॉडर्न नॉन हाइब्रिड हाईवे के ऊपर शायद हाइब्रिड के बराबर ही। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस है कि हाइब्रिड से बेहतर ही मुझे दी है। अच्छा, एक और बात बताइए मुझे, जिस तरह लास्ट एपिसोड में आपने कहा था कि देयर आर सम इंजन्स जिनकी अगर प्रॉपर तरीके से केयर की जाए तो वो they've done 3 million kilometers as well, इससे भी ज़्यादा उन्होंने किए हुए हैं। तो क्या बैटरी ऐसा कंपोनेंट है जिसकी अगर प्रॉपर केयर की जाए तो वो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स चल सकता है, या ये डिटीरियोरेट करेगी ही? ये डिटेरिएट करेगी, ये डिटेरिएट विद किलोमीटर्स करेगी, और ये डिटेरिएट विद टाइम भी करेगी। ठीक है, सो इट इज डेस्टिन्ड टू कम चलने वाली गाड़ी की जो हाइब्रिड बैटरी होगी ना, मुझे लगता है वो जल्दी ख़राब होगी। अगर आप थोड़े से रेगुलर यूज़र हैं तो शायद इसकी जितनी मैन्युफैक्चरर ने बताई है, उसने 7 साल बताया है, तो शायद वो 7 साल पूरे कर पाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कम चलने वाली गाड़ी है, जैसे शौकिया लेके रखी हुई है और कम चलती है, तो फिर वो हो सकता है 5वें साल में आपको बुला ले के आ जाएँ ज़रा वैसे कर। ठीक है, तो और ये मेजर एक्सपेंस है, ये बहुत बड़ा एक्सपेंस पाकिस्तान में मेजर एक्सपेंस है। और इसका एक और मसला है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये एक्सपेंस है, यू डोंट गेट न्यू हाइब्रिड बैटरीज, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो आपको बेसिकली जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करना है कबाड़ का माल, उसमें से मिलती है, तो वो इफ़ी होती है। अच्छा यार चलेगी, अच्छा यार नहीं चलेगी, अच्छा सेल बदल लो, सेल बदलने के बाद वो तो कभी भी नहीं चलता, पैक भी बदलोगे, अच्छा यार नई गाड़ी का ले लो, तो वो एक पीस ऑफ माइंड नहीं है। ये नहीं है कि आप गए हो, आपने पैसे दिए, आपने एक नया फिल्टर दिया, आपने लगा दिया, ये नहीं है, सही है ना। दूसरी चीज़ जो ये टाइम किया ना, मेरा अपना एक्सपीरियंस जो मैंने थोड़े से एनर्जी कंजम्पशन के पैटर्न्स देखे हैं, अगर एक ये मैं टोयोटा की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने चलाया हुआ देखा है, अगर आप इसको मोटरवे पे सिर्फ चलाते हैं ना, तो ये अपनी बैटरी को छिड़ती भी नहीं है तकरीबन। ये 60% स्टेट ऑफ चार्ज पे जाके स्टेट ऑफ चार्ज होता है, कितनी बैटरी चार्ज उधर जाके तकरीबन छोड़ देती है, सिर्फ उससे AC लाइट है हल्की फुल्की चल रही होती है। और अगर शहर में चला रहे होते हैं तो ये बहुत ऊपर नीचे जा रही होती है। तो मेरा इस पैटर्न पे चलते हुए मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप सिर्फ मोटरवे ड्राइविंग करते हैं ना, तो आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा चल जाएगी।
और अगर आप ये और लेकिन आपको बचत नहीं हो रही। आपको बचत नहीं हो रही होती है एग्जैक्टली नॉर्मल इंटरनल कंबस्शन इंजन का डेफिनेटली बचत हो रही होगी, थोड़ी सी जरूर हो रही होगी, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी जो है ना वो बताते हुए उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। इवन कि ये साइड मिरर्स में से हवा कैसे गुजरनी है, पीछे से शेप किस तरह की है, ये इस तरह की चीज़ों पर ड्रैग स्ट्रैक को मिनिमाइज ज़रूर करता है। और अगर आपका एसी बैटरी से थोड़ा बहुत चल रहा है तो डेफिनेटली आपको बचत कहीं ना कहीं से आ रही होगी। ठीक है। बाकी ग्रीन इनिशिएटिव के तौर पे शुरू हुई थी ये चीज़ें, अल्टीमेटली ट्रांसलेटेड इनटू फ्यूल इकोनॉमी, एक आम बंदे के लिए इकोनॉमी है, लेकिन असल में ये इतनी ग्रीन शायद रह नहीं गई। और ये बातें आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि जी इनके मैन्युफैक्चरिंग यूज़ हो रहे हैं, वो प्रीशियस मेटल्स, प्रीशियस केमिकल्स, इस किस्म की जो कॉन्वर्सेशन है मेरे ख्याल में एक सेपरेट टॉपिक है जिसके ऊपर पूरा एक बात सुनती है। वो इतनी सेंस बताती भी है कि नहीं। तो अब जैसे 80 लाख रुपए की एक गाड़ी है जो कि इंजन के साथ है इस वक्त, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की गाड़ी है, वही शक्ल है उसकी, वही सब कुछ है, और वो लेट्स से ईवी है, ठीक है, हाइब्रिड से आगे चल रहे हैं, तो 40 लाख रुपए का फील आप कितना असर दिलवाएंगे, अब इस तरह सोचते हैं। बिल्कुल। इवन हाइब्रिड में अगर हम कॉमन वो जो कार्स देखें, मेरे ख्याल में अराउंड 3 मिलियन का फ़र्क है बिटवीन अ नॉर्मल Corolla क्रॉस एंड एन HEV, राइट? एग्जैक्टली मेरे ख्याल में HEV नहीं, हाइब्रिड HEV वर्ड हाइब्रिड। तो ये तकरीबन 3 मिलियन का फ़र्क है। और यही फ़र्क गाड़ी से Corolla क्रॉस और ये अभी Corolla क्रॉस के दोनों वर्जन्स जो है, एक नॉन हाइब्रिड है, एक शायद 82 की है और एक शायद 87 की है। नहीं जो सिंपल 1.8 के साथ है वो ज़्यादा सस्ती गाड़ी। हाँ जी, वो अराउंड 8 मिलियन है ना। और जो दूसरी है वो मेरे ख्याल में 92, 93, 4 नहीं अब 10 मिलियन के करीब पहुँच गई है। तो ये तो 20 लाख तो बड़ा फर्क है। हाँ, 20 लाख का पेट्रोल तो काफ़ी टाइम निकाल सकता है। हाँ जी। अच्छा, अभी आप लेवल H6 जूलियन ये हाइब्रिड की तरफ अगर आप जाएँ इस वक्त जो आपको अवेलेबल हैं गाड़ी, तो इनको भी अगर आप अपने पुराने इंजन वाली गाड़ी से कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस ज़रा ज़्यादा पड़ा। हाँ, तो ये डिफरेंस एक्चुअल फ्यूल सेविंग अगर आप ओनरशिप कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि निकल रही हो। और जिस तरह आपने बताया है कि द न्यूअर इंजन्स, वो अगर इंटरनल कंबशन इंजन्स भी है तो वो भी काफ़ी ऑप्टिमल फ्यूल एफिशिएंसी दे रहे हैं। तो इस वजह से आपको क्या लगता है, हाइब्रिड इज इट गोइंग टू कंटिन्यू या इज इट अ डाइंग ब्रीड? टोयोटा गैम्बल डज इट। जब आज से 3-4 साल पहले सारे एक ईवी का एक वो चल गया था, एक बैंड वैगन, तो टोयोटा से कि चलेगी। और मेरा ख्याल है कि इट इज़ ट्रू फॉर कि काफ़ी हद तक ये सही भी है हमारे लोकल उसमें इन्वायरमेंट में, और उसमें कि कितनी गाड़ियाँ नहीं अवेलेबल, हमारा ड्राइविंग पैटर्न्स वगैरह शायद हमें, हमारी बाकी मेंटेनेंस सस्ती है, बैटरी हमें सस्ती मिलती नहीं है, तो इसमें शायद ये इतना ना हो। लेकिन मेरा ख्याल है हाइब्रिड इज़ अ गुड, कहते हैं स्टॉप गैप, यानी कि जब तक आप ईवी पे नहीं जाते तो उस वक्त ईवी पे भी अब जाते हैं नहीं जाते वो एक अलग डिबेट है, वो भी एक चीज़ थी। और टोयोटा ने तो लैंड क्रूज़र को भी हाइब्रिड कर दिया, फॉर्च्यूनर के बारे में भी सुन रहे हैं, डायलक्स के बारे में भी सुन रहे हैं कि हाइब्रिड। टोयोटा तो इस पर तो बहुत, और ये एमिशन से बहुत रिलेटेड है, एमिशन से रिलेटेड है, वो स्टैंडर्ड अचीव कर लेते हैं जो तो बहुत ईजीली कर लेते हैं। अल्टीमेटली आपको भी एक एफिशिएंसी बिल तो रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम ईवीज़ के ऊपर एक पूरा एपिसोड दोबारा से करेंगे, लेकिन अभी हम इसे विल जस्ट टच इट सुपरफिशियली। जिस तरह आपने देखा था पिछले 3-4-5 साल के अंदर ई स्कूटर्स का बहुत बड़ा एक फ्लड आया पूरे का पूरा। एवरीवन स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग न्यू ई स्कूटर जो कि शायद अंदर से सिमिलर थे, सिमिलर स्पेक्ट, सिमिलर प्राइस्ड, और सिर्फ शक्ल उसकी थोड़ी सी बदली थी। अब लग रहा है कि उसी तरह का एक फ्लड जो है वो ई व्हीकल्स का भी आना शुरू हो गया, जिसमें हमें ऑनरी मिल रही है, गीगी मिल रही है, रिंको आर्या मिल रही है, फनी नेम्स, बट इट सीम्स लाइक स्पेक वाइज दे आर द सेम प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट पैकेजिंग। तो क्या आपको नज़र आ रहा है फॉर अ पर्सन जिसकी 100 किलोमीटर डेली की ड्राइव है, purely from the economy perspective, do you think EV उसे सूट करती है, या ये इतनी उसे इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा कि जिसकी बेस के ऊपर वो शिफ्ट करे फ्रॉम पेट्रोल? जितनी महंगी बिजली है इस वक्त, हर कोई कॉन्वर्सेशन जो है बिजली के बिल के बारे में कर रहा होता है। घर में सोलर लगा हो और इतना बड़ा सोलर हो कि आपके पास एक्सेस प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर मुझे समझ आती है किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की।
अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इस वजह से आप इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर जाएंगे। इसके और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, सिर्फ आपने इकोनॉमी नहीं देखनी। आप गाड़ी को कहाँ चार्ज कर सकते हैं, जैसे इन्होंने कहा, मेरा ख्याल है कि इकोनॉमिकली इट मेक्स सेंस इफ़ यू कैन चार्ज एट होम। ठीक है, अगर आपकी 60-65 तो एक कंज्यूमर को पर किलोवाट मिल रहा है, सही है। आप कोई एक कमर्शियल चार्जर पे जाएंगे तो उन्होंने भी कुछ कमाना है, जब वो कुछ कमाएंगे तो फिर आपको कितने का पड़ेगा। और अगर आपने मोटरवे रन का सोच लिया तो फिर क्या होगा। अब उसमें यह है कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बहुत डेवलप्ड नेशन है जहाँ ईवी का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ भी एक दिमाग में एक चीज़ होती थी कि यार जाऊँगा और ना चला फिर क्या होगा। पाकिस्तान में तो एक बहुत बड़ा मसला है, शहर के अंदर गाड़ी चलानी है तो रीज़नेबली प्राइस अगर कोई गाड़ी आती है जो कि एक जापानीज स्काई 660 को रिप्लेस कर दे और आप उसको घर से चार्ज कर लें और आप उसको 60-70 किलोमीटर रोज़ चला रहे हैं, तब तो आपकी सिग्निफिकेंट बचत यूज़ केस है। कैनेट ये यूज़ केस इस तरह का बनता है कि कैनेट बी दी ओनली कार इन द हाउस। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। एग्जैक्टली आपने अगर ज़्यादा चलाना पड़ गया उससे आपको लाहौर जाना पड़ गया, आप फिर कहाँ क्या करेंगे। अभी आई थिंक इट इज़ अभी इस चीज़ को अभी बहुत टाइम है। और सेकेंडली इसकी कॉस्ट, इनहेरेंटली इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा, ईवी की कॉस्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा है क्योंकि बैटरी की कॉस्ट और एक नई टेक्नोलॉजी और ये वो, और उसके बाद एक अननोन फैक्टर है। अननोन फैक्टर ये है कि जो आपने की रिंको और ये जो 2-3 बताई हैं, पाकिस्तान में गाड़ी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और एक एसेट होता है। आपको नहीं पता मतलब एक वो उसका क्या बनेगा 4-5 साल बाद, उसकी सपोर्ट भी होगी कि नहीं, इस सारी चीज़ का क्या होगा। स्कूटर्स तो कॉमन इसलिए हो गया कि इन्वेस्टमेंट कम थी, तो जो रिस्क फैक्टर था वो बहुत कम था। और वो भी इंजन तो आपको कबाउडर भी मिलते हैं, इंजन तो रिबिल्ड भी हो जाते हैं। वो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसका एक मैच्योरिटी है। ऐसे एक एपिसोड में नाशिद ने कहा था कि बहुत दूर से चलते हुए आ रहे हैं, 120 साल हो चुके हैं। ये अभी शुरू की चीज़ है, ये 4 साल बाद ऐसी गाड़ी होगी मेरे ख्याल में ये कि इसकी वैल्यू जो है शायद 0 पर भी पहुँच जाएगी। ऐसा टाइम आ सकता है इस गाड़ी, तो बात समझ में ही है, सामने बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वैसे आप मेंटेनेंस देखें तो जिस तरह कॉमनली क्लेम किया जाता है कि ईवी की सिर्फ टायर्स और ब्रेक पैड्स की मेंटेनेंस है, हाउ ट्रू इज़ दैट। इसके अंदर क्या वाकई कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है। और जो जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि बैटरीज की एक लाइफ होती है, वो कितनी होती है, हाउ वरीड अबाउट दैट शुड आई बी। अच्छा, अब ये इसमें अब ये डाटा इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। आपको मैं उसने देखा था 450,000 माइल्स चली हुई टेस्ला एस भी एक आई हुई थी और आपको 60-70,000 माइल्स से भी उसकी बैटरीज रिप्लेसमेंट भी चाहिए होती है। और बैटरी रिप्लेसमेंट एक बहुत एक बड़ा फर्क है। अगेन हमारी इकोनॉमी इस तरह की है कि हम कबाड़ में इंजन पकड़ लेते हैं, लेकिन बैटरी को नहीं कबाड़ में इस तरह आ सकती है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, अभी उसका वो सप्लाई चेन ही नहीं है। दूसरा जो आपने बात की मेंटेनेंस की, यस उसकी मेंटेनेंस कम होती है, उसमें मूविंग पार्ट्स कम होते हैं। हम जल्दी देखें था इंजन ऑयल नहीं होता उसमें, सही है, उसमें एयर फिल्टर इंजन का वो नहीं होता उसमें अब बाकी उसमें ब्रेक्स होती है, ब्रेक्स कम यूज़ होती है। ब्रेक्स इसलिए कम यूज़ होती हैं क्योंकि रीजनरेटिव ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा होती है। टायर ज़्यादा यूज़ होते हैं जनरली स्पीकिंग, क्योंकि टॉर्क ज़्यादा होती है, टायर ज़्यादा यूज़ होते हैं। कूलेंट उसमें होता है बैटरी कूल करने के लिए, करने के लिए, तो मेंटेनेंस उसकी कम होती है। लेकिन अभी पाकिस्तान में एक और मसला है, मेंटेन करेगा कौन, सही है ना। अभी ग्रे इम्पोर्ट्स अनऑफिशियल चैनल से आती है, इवन फॉर्मल इम्पोर्ट्स भी, उसकी कोई मसला आ गया तो किस तरह करेंगे। ये अभी अननोन फैक्टर्स हैं, तो इसीलिए अभी तक हम देख रहे हैं कि ये शॉक की हद तक लिमिटेड है कि जिसके पास 3-4 गाड़ियां हैं और उसने एज आ शॉक की रखी है तो फिर सही है। लेकिन अगर जो बहुत ज़्यादा कि मैं उसकी डिपेंडेबिलिटी की एक ही है उसको चलाना, तो उसमें हम कम देखा। और फ़ोन के सॉफ्टवेयर वेरिएंट्स की तरह मेरा ख्याल है इनके कुछ अपडेट्स भी होते हैं, कंपनी उसके लिए चार्ज भी करती हैं, तो कॉस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, मतलब आप इस यू कैन नॉट सी अ यूज़ केस जहाँ पे फॉर इंस्टेंस राइड हेलिंग सर्विस वाला जो ऑल्टो चला रहा है वो अपनी ऑल्टो बेच के इसके ऊपर शिफ्ट हो जाए। डू यू सी दैट एज अ यूज़ केस? नॉट फॉर नाउ, अभी शायद आसान नहीं हो गई है वैसे। लेकिन आप देखें दुनिया में कमर्शियल ट्रांसपोर्ट को पहले शिफ्ट किया गया था, आसान होता, ठीक है, रेलवेज़ को इलेक्ट्रिक किया गया था, उसकी सेंस बनती थी। अब आपको पाकिस्तान में भी बसेस वगैरह की बातचीत हो रही है, इस्लामाबाद में शुरू की मिलने, तो मेरा ख्याल है ये रास्ता ठीक होगा। ठीक है, उसकी रीज़न्स ये होती हैं कि प्रेडिक्टेबल पैटर्न होता है।
सही है ना, ट्रेन ने इधर से इधर तक ही जाना है, पता है कि इतने किलोमीटर करना है। यूके वगैरह में गार्बेज ट्रक्स वगैरह उनको पता है कि यार रोज़ के हमने 50 मील ही करना है और यही हमारा पैटर्न है। इतनी बड़ी बैटरी चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं चाहिए, इससे छोटी भी नहीं चाहिए। रात को चार्जिंग वो वापस उधर ही पहुंचना है, चार्जिंग स्टेशन वहीं पे होगा। इस किस्म की चीज़ ये, इसको ऐसा ऐसा शायद आप मेन स्ट्रीम कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर हमने ईवीज़ को कामयाब करना है पाकिस्तान में, तो एक तो हमें चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क जो है उसकी ज़रूरत है, और दूसरा ये कि हमारे पास उसकी डिफाइंड मेंटेनेंस पॉइंट्स होने चाहिए कि जो हमें पता हो कि मेरी ऑनरी को ये लोग एग्जैक्ट कर लेंगे, वो पेशावर में भी कर लेंगे, वो गुजरांवाला में भी कर लेंगे, वो लाहौर में भी कर लेंगे। और बिजली सस्ती होनी चाहिए। और ये पाकिस्तान में वैसे आसान बात नहीं होगी इस तरह का सपोर्ट नेटवर्क बना चलाना। तो लेकिन टाइम हमने कंपनीज के साथ अच्छा बुरा होते हुए देख लिया है, तो इसलिए बहुत ही ऐसा मैन्युफैक्चरर जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, उसका सपोर्ट सिस्टम चलता है, समझ आता है। जिसकी सेल कम है वो ज़ाहिर है सपोर्ट नेटवर्क पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकेगा। तो ये 2 वे थिंग चलती है, ये विशियस सर्कल बन सकता है किसी वक्त भी। ठीक है, क्योंकि जो बैटरी चार्जिंग नेटवर्क है वो मेरे ख्याल में हमने अपने सामने CNG चार्जिंग स्टेशन, CNG स्टेशंस को एक पूरे का पूरा पाकिस्तान वाइड नेटवर्क खड़े होते हुए देखा है विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स। जिस टाइम पे लोगों ने 90s में CNG के ऊपर अपनी गाड़ियाँ शिफ्ट करनी शुरू की, तो एकदम से हर फ्यूल स्टेशन वो देखिए कि एग्जिस्टिंग जो मशीन थी उसी में आपने फ्यूल टाइप चेंज की थी ना, और वो बायो फ्यूल हो जाती थी, वो पेट्रोल पर भी संभव चलती तो थी ना। तो शायद इसलिए, और उसकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये आप पूरी गाड़ी पर ठीक है, ठीक है। देखिए when there will be enough consumers to support net, वो क्या कहते हैं ना कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, बिजनेसमैन फाइनेंशियली देखेगा। जब उसमें इंसेंटिव होगा तो वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा जैसे CNG के बने। लेकिन वो टाइम के वो किस तरह इतनी कंज्यूमर बेस होगी वो ज़्यादा लंबी है। CNG से CNG में एड ऑन था, शुरू में 10-15 हज़ार की लगती थी, अभी गाड़ी CNG हो जाती थी। इसमें ये जैसे इन्होंने कहा एक आपने गाड़ी चेंज करनी है, और अभी आई थिंक थोड़ा सा ये चीज़ें क्लैरिटी आ जाएंगी थोड़ा सा। वैसे दुनिया में पुरानी क्लासिक कार्स बहुत बड़े बड़े इंजन्स के साथ जो थी, उनको इलेक्ट्रिक कन्वर्ट किया जाता है और बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे तरीके बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है। तो लेकिन अगेन वो गाड़ी इस तरह की है कि उसने चलना कम है, कभी कभी चलना है, तो बात समझ में आती है। अभी इसमें ग्रीन जैसे आप राइड हेलिंग सर्विस या इस तरह की किसी की बात करेंगे ना, तो वो गाड़ियाँ तो एवरेज माइलेज जितनी एक मंथ में कर रही होती हैं, उसके लिए जितना चार्जिंग नेटवर्क चाहिए, जिस किस्म की उसको सपोर्ट चाहिए, जिस किस्म की उसको ट्रबल शूटिंग चाहिए, ये तो अभी पाकिस्तान में होता हुआ जल्दी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। सो वी आर स्टक विद द गुड फ्यूल इकोनॉमी पेट्रोल कार्स। तो मेरे ख्याल में इसी पे आई थिंक वी शुड रैप अप आवर एपिसोड। बिफोर आई रैप अप द एपिसोड, आपको हमारी स्क्रीन के ऊपर या डिस्क्रिप्शन में कॉमनली अवेलेबल पाकिस्तान कार्स के रेफरेंस फ्यूल इकोनॉमिक फिगर्स जो है वो आपको नज़र आ जाएंगे। आप उधर देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। अगर उस रेंज के अंदर आपकी गाड़ी फ्यूल इकोनॉमी दे रही है तो मेरे ख्याल में आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर बहुत डिफरेंस है तो डेफिनेटली यू नीड टू गेट योर कार चेक। अच्छा, तो एज वी रैप दिस अप, हम एक दफ़ा राउंड अप कर लेते हैं कि फ्यूल इकोनॉमी हमें कार की चॉइस बेहतर करने से बेहतर फ्यूल इकोनॉमी मिल सकती है, हमें अपनी ड्राइविंग हैबिट्स को बेहतर करने से फ्यूल इकोनॉमी मिल सकती है, और हमें मेंटेनेंस प्रॉपरली मेंटेन कार करने से हमें बेहतर फ्यूल इकोनॉमी मिल सकती है। आई थैंक यू नाशिद एंड साकिब भाई फॉर दिस फॉर योर पार्टिसिपेशन। थैंक यू व्यूअर्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, और हम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर दोबारा मुलाकात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, हैव अ ग्रेट डे।